Good morning, 12th class. This is your economics lecture, chapter number 4, production function, cost, revenue, and producers equilibrium. We have studied about production. Now, today we are going to study about concept of product. Concept of product. Product हमें पता है क्या होता है. Product is the goods produced by the firm or an industry during a particular period of time. It is called a product or output. Product are of three types: total product, average product, and marginal product. First is total product. Total product. Total product, total quantity of the goods produced during a particular period of time. Total product का मतलब है कि एक फर्म, एक इंडस्ट्री जो है, टोटल एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रोडक्शन उस फर्म ने, कंपनी ने पर्टिकुलर कमोडिटी का करा है. पर्टिकुलर पीरियड में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर फर्म में, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट. यूजिंग अ raw material, using of factors of production. एक ही factors of production एक particular period of time में जो दिए गए हैं उनको यूज करके टोटल प्रोडक्शन एक फॉर्म में कितना हुआ है कमोडिटी का, that is known as a total product. For example, when 20 laborers produce 500 kg of rice, total product 500 kg होगा राइस का. शॉर्ट रन में फॉर्म कैन इंक्रीज द टोटल प्रोडक्ट बाय वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर को मतलब लेबर अगर 20 है तो 500 kg ऑफ राइस जो है वो प्रोड्यूस हुआ है. लेकिन अगर फॉर्म चाहे तो राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती है वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके. वेरिएबल फैक्टर्स हमने इससे पहले पढ़े थे जो सडन चेंज कभी भी हो सकते हैं. जैसे 20 लेबर्स के अगर 40 लेबर्स कर देंगे तो 500 kg ऑफ राइस का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1000 kg हो सकता है. तो टोटल प्रोडक्ट ये है कि जितना हमारे पास अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, उसमें जितना प्रोडक्शन हुआ है दैट इज टोटल प्रोडक्ट. उससे ज़्यादा भी हो सकता है. नाउ द सेकंड वन इज एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो वेरिएबल फैक्टर्स जितने हैं उसे डिवाइड करके जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज अ एवरेज प्रोडक्ट. सपोज टोटल प्रोडक्ट हमारा है 20,000 और वेरिएबल फैक्टर्स है, यूनिट जो है वेरिएबल फैक्टर्स के वो हमारे हैं 20 लेबर. जैसे हमने एग्जांपल में अभी पढ़ा है 200 kg राइस है, 20 हमारी लेबर है, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा 10 kg. एवरेज प्रोडक्ट हमारा होगा 10 kg. एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट का टोटल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को डिवाइड करा जाता है, दैट इज अ एवरेज प्रोडक्ट. नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी चीज का कितना प्रोडक्शन हो सकता है. मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट. जब एक कमोडिटी को बढ़ा दिया जाएगा या वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड कर लिया जाए तो उसके बाद प्रोडक्शन कितना बढ़ सकता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इफ 20 लेबर्स मेक 6 kg ऑफ राइस, 600 kg, 1 लेबर्स मेक 620 kg ऑफ राइस, तो मार्जिनल कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेबर्स हैं, 20 लेबर्स जो है वो 600 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर 21 लेबर हो गए तो 620 kg हो जाएगा राइस. तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, मार्जिनल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा प्रोडक्शन कर सकते हैं 21 kg का. 21 लेबर्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को अपने ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट.
ओके, क्लियर? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. Now meaning of return to a factor. Return to a factor. Return to a factor किसे कहते हैं? When one factor is increased and other factor are remain fixed. एक चीज फैक्टर हम किसे कहते हैं? फैक्टर्स हमने इससे पहले पढ़े थे. जो प्रोडक्शन में किसी चीज की जरूरत होती है, डेटा नोन एज अ फैक्टर. तो फैक्टर में जो रॉ मटेरियल है, लेबर, कैपिटल, जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो देखे जाते हैं. तो अगर किसी चीज में फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था 20 लेबर्स हैं तो 600 kg राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर 21 लेबर्स आ जाते हैं तो राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. तो एक फैक्टर चेंज होने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है. तो then other factors are kept if the result increase in the total production is returned to a factor. Return to a factor किसे कहते हैं कि अगर एक चीज एक कोई भी फैक्टर में चेंज हो रहा है और बाकी के सारे फैक्टर्स जो है सेम है. सपोज अगर लेबर इंक्रीज हो रही है, कैपिटल की या मशीनरी की किसी और चीज के चेंजेस होने की जरूरत नहीं है, तो जो उस पर रिटर्न मिलेगा दैट इज नोन एज अ रिटर्न टू अ फैक्टर. कि एक फैक्टर की वजह से रिटर्न जो है वो ज्यादा हुआ है, दैट इज अ रिटर्न टू अ फैक्टर. तो उसको हम रिटर्न कहते हैं. रिटर्न जैसे अभी हमने पढ़ा 20 लेबर्स में 500 kg का प्रोडक्शन हो रहा है. अगर 25 लेबर्स लगाते हैं तो 600 kg का प्रोडक्शन हो जाएगा. तो ये जो 5 लेबर्स एक्स्ट्रा लगाएंगे उस पे हमारा जो रिटर्न है वो ज्यादा हो रहा है. तो 5 लेबर्स हमारा क्या हो गया? रिटर्न टू अ फैक्टर. सिर्फ लेबर को चेंज करने में जो रिटर्न है वो 100 kg से ज्यादा हो गया प्रोडक्ट का, दैट इज नोन एज अ रिटर्न टू अ फैक्टर. नाउ लॉ ऑफ रिटर्न्स. अब ये जो भी रिटर्न्स है, रिटर्न टू अ फैक्टर हो या कोई सा भी रिटर्न हो, उसके कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं. लॉ ऑफ रिटर्न. It is an established fact that production is the result of cooperative working of various factors of production. As we all know कि जो भी प्रोडक्शन है या जो भी इनकम है वो सबके कोऑपरेशन के साथ काम करने से हमें मिल रही है. जितने भी वर्कर्स हैं, कैपिटल है, लैंड, लेबर, सारी चीज़ों को कंबाइन करके सब कोऑपरेटिव वे में आके वर्क करते हैं. तो हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी इनकम रिसीव हो रही है, इन सब फैक्टर्स के कोऑपरेटिव ये कोऑपरेशन का रिजल्ट होता है. So the law of return come in the operation variability in the proportion various factors of production combined together for the purpose of production. Law of return में ये आता है कि कौन कौन से फैक्टर को कितने प्रोपोर्शन में यूज करा गया है और फिर उस यूज से जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो कितने प्रोपोर्शन में आया है. When we increase the quantity of factor while keeping the quantity of one particular factor constant, any of the following three situations may arise. 3 सिचुएशन है जो अराइज हो सकती हैं. टोटल प्रोडक्शन बढ़ सकता है ज़्यादा प्रोपोर्शन में. पूरा जो कमोडिटी का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकता है इंक्रीज इन द क्वांटिटी बिना किसी दूसरी चीज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज करके. कोई भी फैक्टर की क्वांटिटी हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, या टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में हम कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का चेंज कर रहे हैं. टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज या तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो दूसरे प्रोडक्शन की क्वांटिटी से कम इंक्रीमेंट होता है. दैट 3 सिचुएशंस. तो फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरी सिचुएशन थी हमारी कांस्टेंट रिटर्न, और तीसरी सिचुएशन थी हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स. So first of all we will study about law of increasing return. जो हमारे लॉ है रिटर्न के वो 3 तरह के होते हैं. पहला है हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न.
लॉ ऑफ रिटर्न का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न मींस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सेम है, 20 लेबर्स से 20 ही लेबर्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो 500 kg से 600 kg हो गया। सो द प्रोडक्शन कांस्टेंट इंक्रीज इन क्वांटिटी, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करे बिना प्रोडक्शन की क्वांटिटी में चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दिस टेंडेंसी इज नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। Like the law of diminishing return apply equally to all the factors of production, like the law of diminishing return, it is not applied in every case. Law of increasing return हर केस में अप्लाई नहीं करा जाता, इसे उन्हीं केसेस में अप्लाई करा जाता है जहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया है, चेंज नहीं आया है लेकिन उसके प्रोडक्शन में चेंज आया है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। नाउ द कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की कुछ कंडीशंस हैं जिस पे इंक्रीमेंट करा जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज indivisibility of factors of production। indivisibility means वो factors of production जिनको डिवाइड नहीं करा जा सकता, जिनके डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है या डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, वो factors of production में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की स्टडी होती है। According to Mrs. John Robinson, main cause of operation of the law of increasing return is indivisibility। For example, कोई फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट बनाया गया है। एक फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट है जिसमें 100 किलोवाट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट हो रही है। अब उस 100 लेकिन पूरी फॉर्म के अंदर 100 की जगह सिर्फ हमें 50 किलोवाट की एनर्जी चाहिए, या 10 वाट हो रही है तो 5 किलोवाट की एनर्जी चाहिए, लेकिन हम उस जनरेटिंग प्लांट को हाफ नहीं कर सकते। उसमें से जितनी एनर्जी मिलना चाहिए उसकी 50% एनर्जी का ही यूज होकर प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बाद भी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है और रिसीव हो रही है इनकम, तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड सिचुएशन, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स इजीली अवेलेबल हैं फॉर्म के अंदर, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, कैपिटल हो, या फॉर्म में कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स, कोई डायनामिक है, कोई चेंजेस आ रहे हैं फैशन में या ट्रेंड में, उसके अकॉर्डिंग कोई फैक्टर्स में चेंज लाना है। अगर वो सारे फैक्टर्स फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं, उसी प्रोपोर्शन में, जितने प्रोपोर्शन में पहले हो रहे थे उसके बाद भी प्रोडक्शन उस चीज़ का ज़्यादा होने लगा है, तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इंटरनल इकोनॉमीज, इंक्रीजिंग रिटर्न आर आल्सो ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमी मतलब फॉर्म के अंदर ही इकोनॉमीज के अंदर अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, सपोज स्पेशलाइजेशन, किसी को स्पेशलाइज अलग अलग फॉर्म में रख दिया गया, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को अलग अलग उस पर डिवाइड कर दिया गया, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क दिया गया है, तो प्रोडक्शन अब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में होने लगा, या ज़्यादा उसकी सेल होने, प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ गई। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ, ना ही उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ना ही उन्हें डिक्रीज करा गया है, बट जो प्रोडक्शन उसी फैक्टर्स के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्शन की क्वालिटी और अच्छी हो गई या उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा हो गया, तो वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेस्टेज, जो भी वेस्ट है उसको भी यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट बना लिया गया। यूज ऑफ लेटेस्ट एंड मॉडर्न मशीनरी एंड प्लांट, मॉडर्न मशीनरी और प्लांट यूज करके क्या होता है कि लेबर फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उस मशीनरी से ही प्रोडक्शन जो है, जब एक मैनुअल वर्क में और एक मशीनरी वर्क में बहुत फर्क होता है। मैनुअल अगर इंसान काम करता है तो वो काम थोड़ा स्लो होता है, वही काम अगर मशीनरी कर रही है तो काम जो है वो फास्ट होता है। तो प्रोडक्शन जब मशीनरी न्यू टेक्निक्स यूज़ करी जाएंगी मशीनरीज में, तो उसमें आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। परचेजिंग रॉ मटेरियल, पावर, लेबर एंड चीपर रेट्स। अब रॉ मटेरियल सपोज कैपिटल उतना ही था, 20 lakhs का कैपिटल है, 20 lakhs में हम 2 lakhs जो बैग्स हैं वो राइस के प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसी 20 लाख कैपिटल में अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल बाहर से आ रहे थे तो चीपर रेट पे आने लगे और कम रेट पे आने लगे, तो फैक्टर में कोई चेंज नहीं आया लेकिन प्रोडक्शन में चेंज आ गया। दिस इज नोन एज इंटरनल इकोनॉमी, मतलब फॉर्म के अंदर ही अंदर इकोनॉमी करके जो फैक्टर्स हैं उनको यूज़ करके प्रोडक्शन की कैपेसिटी या क्वालिटी को बढ़ा दिया गया। नाउ एक्सटर्नल इकोनॉमीज, external economies arise in the industry due to expansion of that industry are shared by the firm is that industry। जब भी कोई इंडस्ट्री एक्सपेंड होती है, बढ़ाई जाती है इंडस्ट्री को, ये स्पेशलाइज्ड फर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, कोई पहले से
फॉर्म चल रही है, अब ज़्यादा स्पेशल फॉर्म उस पर चलने लगी। फॉर वर्किंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स और बेस्ट। प्रोडक्शन का चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज बाहर की कंडीशंस में चेंज आ रहे हैं। पहले जो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे थे अब उसके बजाय न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है, फॉर्म को एक्सपेंड करके यूज़ हो रहा है। तो ये सप्लाई रॉ मटेरियल, टूल, मशीनरी सब सप्लाई कर रहे हैं उसी कैपिटल के अंदर। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। जो उसी कैपिटल के अंदर बाहर से इकोनॉमीज मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। और इंटरनल इकोनॉमीज जो फॉर्म के अंदर ही अंदर रहकर काम हो रहा है, दैट आर इंटरनल इकोनॉमीज। The entire industry as a whole will take steps to set up training institution workers। पूरी इंडस्ट्री जो है जब अगर कोई चेंजेस आते हैं टेक्निक्स में या रूल्स में, तो फिर पूरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को हायर करती है जो उनके यहाँ की वर्कर्स या क्राफ्टमैन या टेक्नीशियंस या इंजीनियर जिनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद फर्म जो है सर्टेन एसेसरीज, चीप पावर, चीप ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जिसमें प्रोडक्शन में कोई जिसमें हमारे रॉ मटेरियल्स में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होता, बट प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जिसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। सेकेंड वन इज law of constant return। law of constant return जिसमें वो रिटर्न है जिसमें पॉइंट नोटेड ऑल द प्रोडक्टिव फैक्टर आर इंक्रीज इन अ ग्रोविंग प्रोपोर्शन। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। फैक्टर कौन से इंक्रीज होता है? फैक्टर गिवन जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। एज इट नेम सजेस्ट, कांस्टेंट मतलब सेम चेंजेस। अगर फैक्टर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी इफ देयर इज अ फर्म, एक फर्म है, फर्म में 200 लेबर्स वर्क कर रहे हैं, 200 लेबर्स उस फर्म में वर्क कर रहे हैं। अब उस 200 लेबर से सपोज आयरन एंड स्टील की फर्म है, तो आयरन एंड स्टील की फर्म में वो यूटेंसिल्स बना रहे हैं जो 1000 कमोडिटीज जो है, यूटेंसिल्स जो है आयरन एंड स्टील फर्म में 1000 कमोडिटीज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर डे की 200 लेबर्स के साथ। अब वो फर्म अपनी एक्सपेंड करेंगे, अपनी फर्म को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने लेबर 200 की जगह 400 लेबर कर ली, तो ये जो 1000 कमोडिटी है ये 2000 कमोडिटीज पर डे की हो जाएगी। तो लेबर 100 बढ़ी, लेबर बराबर बढ़ी उसमें, तो हमारी जो कमोडिटी का प्रोडक्शन है वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। जितने प्रोपोर्शन में लेबर बढ़ रही है, लेबर अगर डबल हो रही है तो कमोडिटी का प्रोडक्शन भी डबल हो रहा है। सपोज लेबर 400 की जगह अगर 300 हो रही है तो ये भी 2000 की जगह 1500 हो रहा है। तो जिस प्रोपोर्शन में हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहा है उसी प्रोपोर्शन में हमारे आउटपुट में या प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। Suppose 4 machines and 400 workers are required for manufacture 1000 units of a commodity। जैसे 4 मशीन है और 400 वर्कर्स हैं जिसमें 1000 कमोडिटी, जो भी कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी 1000 कमोडिटी पर डे का यूनिट बनाया जा रहा है, और प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में। प्रोडक्शन अब फर्म के अंदर कैपिटल ज़्यादा आ गया तो उन्होंने 400 लेबर्स और हायर कर लिए, 4 मशीन्स और हायर कर लिए। अब वो जो 400 लेबर और 400 मशीनरीज आ गई तो जो 1000 यूनिट्स जो हो रहे थे वो 2000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो 1000 यूनिट ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा था, अब और 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होने लगेगा। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। जितने प्रोपोर्शन में
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का चेंज हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट के फाइनल गुड्स का या प्रोड्यूस गुड्स का चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. नाउ द लास्ट वन इज लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न. A cultivator of Scotland first of all experienced the application of law of diminishing return, that an increase in the labor and capital on the cultivation of piece of land. After a certain time, the yield increased less than the proportional increase in unit of labor and capital. This tendency later on was pronounced as the law of diminishing return. सबसे पहले कल्टीवेटर थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि कोई भी फील्ड है उसके ऊपर अगर किसी प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, जैसे लेबर का या कैपिटल ज़्यादा लगा रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन में कुछ भी पीस ऑफ लैंड में सर्टेन टाइम में, बट उसका जो इंक्रीमेंट हुआ है वो उतने प्रोपोर्शन में नहीं हुआ जितने प्रोपोर्शन में इसमें हमारा इंक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन में. सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न. डाइमिनिशिंग रिटर्न मतलब जितने प्रोपोर्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया है लेकिन उसमें जो इंक्रीमेंट है वो चेंज नहीं आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 मशीनरीज हैं, 4 मशीन पे जैसे अभी 400 वर्कर्स काम कर रहे थे और 1000 यूनिट्स जो थे पर डे के प्रोड्यूस हो रहे थे. अब इन 4 मशीनरीज और 4 मशीनरीज आ गई, 400 वर्कर्स और अपॉइंट कर लिए, प्रोडक्शन बढ़ गया, वर्कर्स ज़्यादा आ गए, लेकिन ये 1000 यूनिट्स जो थे सिर्फ इसके बाद 500 यूनिट्स का और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. तो ये उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा, वर्कर्स तो डबल हो गए, मशीनरीज डबल हो गई, बट जो प्रोडक्शन है वो हमारा डबल नहीं हुआ, वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा, वो हमारा सिर्फ हाफ प्रोपोर्शन में बढ़ा. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न. जो रिटर्न है, जो प्रोडक्शन है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के चेंजेस के प्रोपोर्शन में नहीं हुआ. जितने प्रोपोर्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे बड़े हैं उसके आधे प्रोपोर्शन में जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्शन बढ़ा है. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न. Now with the help of example इसमें दिया है नंबर ऑफ लेबर्स है 1, टोटल आउटपुट जो है वो क्विंटल्स में हो रहा है, 100 क्विंटल में प्रोड्यूस हो रहा है और मार्जिनल आउटपुट भी 100 है. लेबर 2 हो गए, टोटल आउटपुट जो है 250 हो गया, लेकिन मार्जिनल आउटपुट कितना हुआ 150. सो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न का, वही एग्जाम्पल है कि हमारा जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा था तो जो लेबर और मशीनरी सेम थे लेकिन इंक्रीमेंट सिर्फ प्रोडक्शन में हो रहा था. दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. कांस्टेंट रिटर्न में जितनी मशीन और लेबर चेंज हो रहे थे उतना ही प्रोडक्शन भी चेंज हो रहा था, लेकिन डाइमिनिशिंग रिटर्न में मशीन की जो भी प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमारे जिस क्वांटिटी में जिस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्शन जो है वो उतने प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा, वो उसके प्रोपोर्शन में लेस जो है लेस देन द प्रोपोर्शन, उससे कम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है. दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न. So today we have read about 3 laws: law of return, law of increasing return, law of constant return, and the law of diminishing return. I hope you all have understood. Thank you.